हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट मिनट टिप्स फॉर करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम्स जो है वो अभी फिलहाल चल रहे हैं। तो लास्ट मिनट में आप अपने ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, इस स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, आप लोग फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि सभी इस क्लास का बेनिफिट ले सके। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ, जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप लोगों को देख सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है मनरेगा। क्वेश्चन नंबर पे थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, एरर हो गया है। पूछा जा रहा है मनरेगा में रोजगार की गारंटी। ठीक है, मनरेगा में रोजगार की गारंटी अब कितने दिनों तक बढ़ाई गई है। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी? फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो देखिए, पहले जो था वो 100 दिन दिया जाता था। ये लेटेस्ट अपडेट है मनरेगा में। ठीक है, हालांकि ये एग्जाम में आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों से अगर प्रश्न बनता है तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि मनरेगा में रोजगार गारंटी कितने दिनों के लिए दी गई है। हालांकि बट मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस प्रश्न का उत्तर 125 होगा, क्योंकि अब 100 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 125 कर दी गई है। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए नहीं है, तो दिमाग में रखिएगा। और ऐसे उत्तर क्या होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 100। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है ये। मैंने आप लोगों से बार बार कहा कि प्रश्न नंबर को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है, यूनियन कैबिनेट ने किस नए नीति को मंजूरी दी है जो कोयला उपयोग को पारदर्शी बनाएगी? क्या पूछा जा रहा है, यूनियन कैबिनेट ने किस नई नीति को मंजूरी दी है जो कोयला उपयोग को पारदर्शी बनाएगी? 4 विकल्प है इसके लिए, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, कोल सेतु। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि आप देख रहे हैं यूनियन कैबिनेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, 2025 एटॉमिक एनर्जी बिल किस क्षेत्र में निजी निवेश खोलता है? क्या पूछ रहा है, किस क्षेत्र में निजी निवेश खोलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, परमाणु ऊर्जा। नाम से ही पता चल रहा है एटॉमिक एनर्जी बिल। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विधेयक से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, छत्तीसगढ़ का पहला, देखिए छत्तीसगढ़ का क्या बोल रहा है, पहला रामसर साइट कौन सा घोषित हुआ है? ध्यान रखिए, रामसर साइट तो बहुत सारा है। 1971 में हुआ था ईरान में रामसर में सम्मेलन। तो आप सभी जानते हैं आर्द्र भूमि इसके तहत रखी जाती है। तो पूछा जा रहा है रामसर साइट कौन सा घोषित हुआ? तो छत्तीसगढ़ में पहला है, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कोपड़ा रिजर्वायर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में दिसंबर 2025 में लगभग कितने डॉलर हुए? यानी कि अब तक कितने डॉलर हो चुके हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में? तो 687 बिलियन डॉलर हो चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे भारत में कब मनाया जाता है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, 14 दिसंबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने 14 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया? किस दिवस के रूप में घोषित किया? 4 विकल्प आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो ध्यान रखिए, इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेशवाद विरोधी दिवस। 14 दिसंबर को घोषित किया गया है। आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया यानी कि यूएन के द्वारा। तो अपने आप में यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेशवाद विरोधी दिवस के रूप में घोषित किया है। प्रश्न नंबर 8 होगा ये हमारा, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे को कौन सी संस्था आयोजित करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ठीक है, ऊर्जा दक्षता डिपार्टमेंट की तरफ से इस क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं। इसी तरह के प्रश्न जो है आपसे आरआरबी पूछ रहा है एग्जाम में। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ, ताकि आपका फोकस ऐसे प्रश्नों पर रहे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, किस देश में साइक्लोनिक स्टॉर्म दितवा, आप जानते हैं कि अभी एक साइक्लोन आया था दितवा, भारी वर्षा और नुकसान लेकर आया, ये पूछा जा रहा है। इसका उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में ये साइक्लोन देखा गया है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, साइक्लोन दीतवा इनमें से किस महासागर में उत्पन्न हुआ? तो देखिए अभी हाल फिलहाल का ये साइक्लोन है, तो प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है आने वाले एग्जाम्स में। ये आप लोगों को मैं बस क्वेश्चन पैटर्न समझा रही हूँ कि किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स को लेकर। तो कौन से पॉइंट्स पर आपको फोकस देना है, किसे आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? अब साइक्लोन से जुड़ा है तो ये आप समझिए कि जीएस का भी पोर्शन है। कैसे? जीएस में ज्योग्राफी का पोर्शन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये पोर्शन आ जाएगा, साइक्लोन हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चक्रवात के बारे में हम पढ़ते हैं, तो आप देखिए कहीं ना कहीं जीएस भी जो है वो करंट अफेयर से लिंक्ड है। तो करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है ये सब आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? कौन से उसमें आया है महासागर में? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी हिंद महासागर में आया हुआ है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11, दीतवा तूफान मुख्य रूप से किस भारतीय तट के पास रहा? किस भारतीय तट के पास रहा है? तो दक्षिणी तट, श्रीलंका हमारे दक्षिणी तट से क्या है, समीप है, ठीक है। अगला प्रश्न है यूनियन कैबिनेट, यहाँ फिर यूनियन कैबिनेट सरकार की बात हो रही है। यूनियन कैबिनेट ने सेंसस 2027 यानी कि जनगणना 2027 के लिए लगभग कितनी राशि मंजूर की है? आप सभी जानते हैं 2027 में, मार्च 2027, ठीक है, क्या होने वाला है? आपका जनगणना होने वाला है। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है 11,718 करोड़ रुपए की राशि जनगणना हेतु मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, सेंसस 2027 में सर्वेक्षण में सबसे नया क्या शामिल होगा? अब बताइए सर्वेक्षण में क्या नया शामिल किया जा रहा है जो फर्स्ट टाइम होगा? तो ध्यान रखिए इस बार के सर्वेक्षण में आपका जो है जाति जनगणना भी शामिल की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स आप लगा लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपसे बन सकते हैं। हालांकि बिहार में जाति जनगणना ऑलरेडी हो चुकी है, अब जो है आपका किसमें होने वाली है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, प्रश्न पूछा जा रहा है किस विभाग ने संयुक्त रूप से म्यूचुअल फंड वितरण के लिए एमओयू मेमोरेंडम साइन किया है? ये पूछा जा रहा है, संयुक्त रूप से म्यूचुअल फंड वितरण के लिए मेमोरेंडम साइन किया है। तो ध्यान रखना है इसका उत्तर होने वाला है आरबीआई एंड सेबी, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? सभी को इसका उत्तर देना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, बी, सी या फिर डी। 4 विकल्प आप लोगों के सामने स्क्रीन पर रखे गए हैं। तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका उत्तर होने वाला है आरबीआई और सेबी ने संयुक्त रूप से साइन किया है। हमें ऐसा लग रहा था लेकिन इसका उत्तर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा किया गया है। म्यूचुअल फंड की बात हो रही है तो आरबीआई और सेबी बहुत लोगों का ध्यान जाएगा, क्यों? क्योंकि सेबी जो है वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट हैंडल करती है, लेकिन यहाँ आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा साइन किया गया है। अगला प्रश्न है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने किस प्लेटफॉर्म के साथ एमओयू साइन किया है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो अमेजन कंपनी ने किया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17, अमेजन के साथ मेमोरेंडम किस क्षेत्र के कारीगरों के लिए है? अमेजन के साथ जो मेमोरेंडम साइन किया गया है वो किस क्षेत्र के कारीगर के लिए है? तो ध्यान रखना है विश्वकर्मा आर्टिशंस यानी कि कारीगर के लिए किया गया है। विश्वकर्मा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। कब लॉन्च किया गया था इसे, कब से मनाना शुरू किया गया है? 2023 से विश्वकर्मा दिवस जो है आपका ये मनाना शुरू किया गया है 17 सितंबर को, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है इंडिया ने एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? इक्वेस्ट्रियन, अब ये एक नया तरीके का वर्ड आप सुन रहे होंगे कि ये इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप क्या है, ठीक है। इसे हम आने वाले क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्लास लंबी ना हो जाए इसलिए हम डायरेक्टली उत्तर पर चलते हैं। तो इसका उत्तर होने वाला है कि कुल कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? पूछा जा रहा है कि ये कहाँ हुआ, तो ध्यान रखना है ये थाईलैंड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने भारत के 14 दिसंबर को विशेष दिवस घोषित किया? कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 21 नंबर यानी कि 20 नंबर प्रश्न, एडीबी ने भारत में फाइनेंशियल ईयर 2026 जीडीपी ग्रोथ अनुमान को किस स्तर तक बढ़ाया है? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होगा 7.2%। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का फुल फॉर्म।
अगला प्रश्न है, एडीबी के अनुसार भारत का फाइनेंशियल ईयर 27 अनुमानित जीडीपी ग्रोथ, देखिए 27 का भी अनुमानित जीडीपी ग्रोथ यहाँ बता दिया गया है, तो कितना होने वाला है, 26 में 7.2 होगा और 27 में होने वाला है, कम होगा थोड़ा सा, 6.5% का अंदाजा लगाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एडीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत का फाइनेंशियल ईयर 2026 अनुमानित मुद्रास्फीति कितना होगा। अब 2026 में मुद्रास्फीति कितना होने वाली है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो ध्यान रखना है एडीबी ने कितना अनुमान लगाया है, 2.6%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एडीबी ने अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट किस महीने के लिए जारी किया। अब एडीबी के द्वारा एक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो पूछा जा रहा है किस मंथ के लिए किया गया है, तो दिसंबर 2025 के लिए कर दिया गया है, ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है, ऊर्जा संरक्षण। तो आप देख रहे हो कि किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है डेली वे में, जितना ज्यादा आप करंट से रूबरू होंगे उतना ही अच्छा आपका क्या होने वाला है, जीएस होने वाला है, ठीक है, क्योंकि करंट के जितने भी सवाल, अभी जीएस के जितने भी सवाल है वो कहीं ना कहीं करंट से ही उठाकर पूछे जा रहे हैं, करंट के ही टॉपिक को क्या बनाया जा रहा है, बेस बनाया जा रहा है, तो ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सेंसस 2027 में कितने चरणों में डेटा संग्रह किया जाएगा। 2027 में जो होने वाला है कितने चरणों में करने वाले हैं, 2 चरणों में डेटा संग्रह किया जाएगा। प्रश्न है अगला, कोल सेतु को लेकर, हमने ऑलरेडी देख लिया है, कोल सेतु नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है। अब देखिए वहां प्रोग्राम पूछा गया था, अब क्या पूछा जा रहा है कि उसका लक्ष्य क्या है कोल सेतु पास करने का, तो ध्यान रखना है पारदर्शी कोयला उपयोग, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट द्वारा इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल में बदलाव किस कानून में किया जाएगा, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, एलआईसी एक्ट में बदलाव किया जाएगा। इसी के साथ हम चलेंगे हमारे अगले प्रश्न पर। इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बीच एमओयू का उद्देश्य क्या है, क्या पूछ रहा है, इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका उत्तर क्या होने वाला है, इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय समावेशन। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें आपने देखा कि करंट अफेयर से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है, तो फटाफट से ज्ञानोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाकर क्या कीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हर क्लास की जो अपडेट है वो सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारे आने वाले क्लास में, तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू एवरीवन।